ओके बेटे, ध्यान दो इधर। लास्ट क्लास में देखो, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, और उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, ठीक है। कोई भी सिस्टम आपने मान लिया, काफी सारे एग्जांपल्स मैं लेके बताऊंगा आपको। तो आपने कोई भी सिस्टम लिया एंड व्हाट यू ऑब्जर्व कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ऐसा भी हो सकता है कि उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लेके चलूं, ये ब्लॉक है हमारे सामने और ये हमने स्प्रिंग अटैच किया। किसी को भी डाउट आएगा बेटे, आप बेशक बोल देना। सो दिस इज M1, दिस इज M2। तो इस केस में देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल फोर्सेस की हम बात ही ना करें, दे आर बैलेंस्ड। M2G N2 से, M1G N1 से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खाली स्प्रिंग फोर्स ही है इकलौता। तो जैसे अगर मैं इस सिस्टम को M1 और M2 को सिस्टम मानूं, आप खाली M1 को सिस्टम मानोगे तो स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल है। खाली M2 को आप सिस्टम मान के चलोगे तो स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल है, ठीक है। आप दोनों को सिस्टम मान के चलोगे, स्प्रिंग फोर्स इंटरनल है। तो अगर मैं यहां पे M1 प्लस M2 इसको अगर मैं सिस्टम मान के चलूंगा, सो इन दिस केस इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। ऑन द अदर हैंड, अगर सपोज दैट ऐसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक वेज है हमारे सामने, ठीक है। इस वेज का मास है कैपिटल M और इस वेज पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास है स्मॉल m, ठीक है। दिस इज स्मॉल m। ये मैंने सिस्टम लिया, मैंने कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसको मैंने सिस्टम माना। तो इस केस में M1 और M2 को तुमने सिस्टम माना एंड व्हाट यू ऑब्जर्व कि इस केस में एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। इस केस में अगर तुम कैपिटल M और स्मॉल m को सिस्टम मानोगे तो इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल फोर्स है उसकी तो बात ही नहीं करो, दैट बिकम्स इंटरनल। हमने सिस्टम माना है तो हम इस सिस्टम पे खाली एक्सटर्नल फोर्सेस देखेंगे फिलहाल। एक्सटर्नल फोर्सेस इस केस में ये है, इसका वेट कैपिटल Mg, टेबल से एक नॉर्मल फोर्स आ रहा है N, और ये इसका वेट है स्मॉल mg। ये तीन फोर्सेस हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। यहां भी थे M2G N2, दे वर बैलेंस्ड, क्योंकि M2 तो वर्टिकल मूव ही नहीं कर रहा था। M1G N1, दे वर आल्सो बैलेंस्ड। तो इस केस में भी वर्टिकल फोर्सेस थे बट वो पूरी तरह बैलेंस थे। इस केस में भी वर्टिकल फोर्सेस हैं, तीन तीन हैं। नॉर्मल फोर्स है, वेज का वेट है और स्मॉल m का वेट है। तीन तीन वर्टिकल फोर्सेस हैं इस केस में और वो बैलेंस नहीं है। ये n की वैल्यू कैपिटल Mg प्लस स्मॉल mg नहीं होगी, क्योंकि आप देखो कैपिटल M तो वर्टिकल नहीं मूव कर रहा बट स्मॉल m तो वर्टिकल मूव करेगा। तो इस केस में एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, तीन है एंड दे आर नॉट बैलेंस्ड। So in this case, no external force in horizontal direction, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सो अब सुनो, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होता है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये एक्सटर्नल, सॉरी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो। सो इन दिस केस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो। इस केस में बेटा वर्टिकल तो बात ही मत करो, वर्टिकल तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा, तो वर्टिकल में तो कुछ भी नहीं है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, कुछ वेलोसिटीज, कुछ मोशन ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो। इस केस में एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वर्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं है। सो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा दैट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो होगा। इस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। सो बस मैं आपको इस दो एग्जांपल से यही बताना चाह रहा हूं,
कभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा कि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप कोई सिस्टम एज्यूम करोगे, वेज प्लस ब्लॉक कुछ भी, आप देखोगे यार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जैसे इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0। तो इसका मतलब, अब सुनो आगे, ये इतना को चलो पहले नोट कर लो, ये वाला केस डायग्राम बनाओ और फिर ये वाला बनाना। पहले ये वाला डायग्राम बनाओ, दिस इज केस 1 एंड देन दिस वन, दिस इज केस 2। डायग्राम बना के मुझे बताओ जब मैं लिखवा देता हूं आपको। यस बेटे बोलो दक्ष। बट इस केस में वेज कौन सा वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? बेटा वेज मूव नहीं कर रहा दक्ष बेटे, लेकिन ब्लॉक मूव कर रहा है। तो अगर तुमने दो चीजों को अपना सिस्टम माना, वेज और ब्लॉक, दोनों में से अगर कोई एक वर्टिकल चल रहा है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास वर्टिकल चलेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने कल पढ़ी थी m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार। तो मान लो m1 वर्टिकल नहीं चल रहा लेकिन m2 चल रहा है, तो c m2 वर्टिकल चलेगा ना बेटा? यस सर, है ना? दोनों केस नोट करो, केस 1 केस 2, फिर केस 1 के लिए लिख लेना, केस 2 के लिए लिख लेना। अभी डायग्राम बना लो, बता देना बेटा। यस सर। सर आप तुम केस 2 दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं डिक्टेट करवा देता हूँ नॉर्जम बेटे, आप लिख लेना, बाकी कल वाली क्लास में भी मुझे बताना आप एक बार, ठीक है? अभी मैं डिक्टेट करवाता हूँ नॉर्जम, आप सुनो, फिर भी रह जाएगा मैं बता दूंगा बेटे। राइट, केस 1 के लिए लिखो, इन केस 1, in case 1 there is no net external force in any direction. There is no net external force in any direction. So AC equal to 0. AC equal to 0. मतलब पहले केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूरी तरह से 0, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल, वर्टिकल तो था ही नहीं यहाँ पे कुछ, राइट? While in case 2 there is no net external force in horizontal direction. There is no net external force in horizontal direction. So acceleration of COM is 0 only in horizontal direction. Acceleration of COM is 0 only in horizontal direction. ठीक है, तो ये फर्क है। यहां सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ही नहीं, यहां सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल में नहीं है, वर्टिकल है। एंड इनफैक्ट अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा इस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, सो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg माइनस n डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन which is only in the vertical direction। ठीक है नॉर्जम, क्या डाउट है बेटे आपको, मुझे बताओ। नहीं सर, क्लियर हो गया, वो स्टेटमेंट से हो गया ठीक क्लियर। है, यस सर। सो अगर मैंने आपसे कहा यार इस वेज प्लस ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास का मुझे एक्सेलरेशन बताओ, तो मैंने नेट एक्सटर्नल फोर्सेस लिखे, इस स्मॉल m और कैपिटल M के बीच के नॉर्मल फोर्स को मैं काउंट ही नहीं करूंगा। ओके, नाउ अब आगे सुनो, अब अगर आपको सिस्टम के नोट करना था तो कर लो बेटे, कर लिया नोट? सर एक मिनट बेटा थोड़ा स्पीड बढ़ाओ साक्षी। अब अगर आपको
किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिला 0, नेट 0 मिल जाए, मतलब आपको यार इस सिस्टम पे तो एक्सटर्नल फोर्सेस नेट है ही नहीं, या आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल जाए, वो आप देखोगे। सो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है किसी एक डायरेक्शन में या ओवरऑल ही नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उस केस में आएगी कांस्टेंट, ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी तो उस पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम आएगा, उस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम दैट विल आल्सो बी कांस्टेंट। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था एक पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बताने के तुम्हारे पास दो तरीके थे, या तो आप बताते थे इट इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस सो ऑन, या आप बताते थे टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो अब इस बात को, दिस इज कॉल्ड, यू कैन से दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि अगर एक सिस्टम पर अकेला ब्लॉक नहीं ले रहा, सिस्टम है कोई, मतलब सिस्टम में ब्लॉक प्लस ब्लॉक है, ब्लॉक प्लस वेज है, व्हाटएवर, एक सिस्टम में अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। ओके, ये बात को लिख लो। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल अभी डिस्कस करते हैं कि एक सिस्टम पे हम देखेंगे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उस सिस्टम का हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ओके, देखते हैं एग्जांपल्स अलग अलग। देखना, पहले सिचुएशन ऐसी है, मान लो ये एक एग्जांपल है हमारे सामने, ये एक वेज है लाइक दिस, इस वेज का मास है लेट्स से कैपिटल M, और इस वेज पर ये एक पर्सन खड़ा हुआ है ऐसे, पर्सन का मास है लेट्स से स्मॉल m, ठीक है। इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, दिस सरफेस इज स्मूथ, लेकिन ये जो पर्सन है, इस पर्सन के पैरों और इस प्लैंक के बीच फ्रिक्शन है, नहीं तो पर्सन चल ही ना पाता। सो पर्सन चलेगा आगे राइट को, तो प्लैंक पीछे जाएगा, क्योंकि आप गौर से अब सुनना, इस केस में वर्टिकल डायरेक्शन को तो छोड़ ही दो, वर्टिकल में कुछ मूव नहीं कर रहा, ना प्लैंक ना पर्सन, मोशन इज ओनली हॉरिजॉन्टल। सो लेट अस टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। गौर से देखना आप, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो प्लैंक है और ये जो पर्सन है, ठीक है, पर्सन जब चलेगा, आप जब जमीन पे चलते हो, आप ग्राउंड को फोर्स देते हो पीछे, ग्राउंड आपको फोर्स देता है आगे, तो ये पर्सन जब चलना शुरू करेगा तो इसके पैरों पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगा, प्लैंक पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पीछे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस यही फोर्सेस हैं इस पर, खाली पर्सन को सिस्टम लोगे, ये रहा एक्सटर्नल फोर्स, खाली प्लैंक को सिस्टम लोगे, ये रहा एक्सटर्नल फोर्स, दोनों को सिस्टम लोगे तो हम कहेंगे यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। गौर से सुनते चलना मेरी बात, इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, दिस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, जो इस केस में आ रही है 0, क्योंकि शुरू में दोनों रुके हुए थे, पर्सन भी रेस्ट पे था, प्लैंक भी रेस्ट पे, सो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर में v1 v2 दोनों 0, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0। अगर एक सिस्टम में दो बॉडीज है, दोनों शुरू में रेस्ट पे थी, तो वेलोसिटी 0। नाउ व्हाट विल हैपन, जब पर्सन ऐसे आगे चलेगा तो प्लैंक पीछे जाएगा, पर्सन की वेलोसिटी बदलेगी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, प्लैंक की वेलोसिटी बदलेगी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, बट इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि शुरू में 0 थी, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और शुरू में वेलोसिटी 0 थी, तो इस केस में वेलोसिटी 0, यानी COM will not move in this case। ये सारी बातें आपने सोचनी है, सिस्टम डिसाइड करना है पहले, एक्सटर्नल फोर्सेस है या नहीं है ये डिसाइड करना है,
किस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, किस डायरेक्शन में नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं है तो बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट वैल्यू इस केस में आ रही है जीरो। तो इस केस में पर्सन और प्लैंक का जो COM है वो मूव नहीं करेगा। ओके, इतना नोट करो जरा। सर टीबीपी 20 के डाउट्स डिस्कस होंगे क्लास के एंड में। हाँ बेटे कर लेंगे डिस्कस, पहले अभी इधर ध्यान दो पूरा। COM will not move का क्या मतलब? बेटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो मतलब इट विल रिमेन एट रेस्ट। किसने पूछा था? ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है ना, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। अब सुनना मेरी बात, इस क्वेश्चन पे मैं आता हूं दोबारा, आप ये सुनो मेरी बात ध्यान से। ये एक पार्टिकल है हमारे पास M1, ठीक है, और ये एक पार्टिकल है हमारे पास M2। M1 पार्टिकल जो है ये लेट्स से x इक्वल टू 0 है और ये है x इक्वल टू d पर। शुरुआत में ये ओरिजिन पर पड़ा था, ये x एक्सिस मान लो ऐसे, सो दिस वे इट इज x एक्सिस। मैं खाली x एक्सिस के अलोंग मोशन की बात करूंगा। इस वक्त मैंने पूछा सेंटर ऑफ मास कहां पे है, तो आप कहोगे इट इज एट M1 into 0 plus M2 into d अपॉन M1 plus M2। इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा M2d अपॉन M1 plus M2। यहां पर सेंटर ऑफ मास शुरुआत में है, लेट्स से दैट पोजीशन इज समवेयर हियर, यहां पे है सेंटर ऑफ मास शुरू में। ठीक, अब हुआ क्या इस केस में, लेट अस से, एक सेकंड बस बेटे, ये वाली वैल्यू ध्यान से देखना अभी। सो शुरू में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ रही है एट M2d अपॉन M1 plus M2, यहां से इतनी दूर। नाउ लेट अस से इस केस में भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और शुरू में M1 M2 रेस्ट पे थे। मैं बिल्कुल प्लैंक और पर्सन वाला केस लेके चल रहा हूं, प्लैंक भी रुका था, पर्सन भी रुका था, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो थी, मतलब सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा। यहां भी मान लो शुरू में M1 भी रेस्ट पे था, M2 भी रेस्ट पे था शुरू में, तो COM भी रेस्ट पे रहा होगा, ये COM है। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इंटरनल है। इंटरनल फोर्स M1 को मूव कराएगा, M2 को मूव कराएगा, लेकिन इंटरनल फोर्स COM को मूव नहीं करा पाएगा। तो अब मान लो थोड़ी देर में M1 अपनी जगह से आगे आके, आफ्टर सम टाइम ये M2 भी, M1 अपनी जगह से आगे यहां पे आ गया, M1 का अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट हो गया x1 और M2 का अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट हो गया लेट्स से x2। ये आ गई पोजीशन। एज वी आर सेइंग कि सेंटर ऑफ मास को अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए। सेंटर ऑफ मास की शुरू में पोजीशन आ रही थी M2d अपॉन M1 plus M2। अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहां आती है। सो अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आएगी M1 into x1। अब इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट x1 है और ये पार्टिकल पहले d पे था, अब d माइनस x2, ये पीछे आया है। सो प्लस M2 टाइम्स d माइनस x2 अपॉन M1 प्लस M2। ये सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन आ गई। समझो गौर से, ये सब में आप देखना कंसेप्ट सेम लगेगा, आज भी कल भी आप देखोगे यही सब बातें बार बार हम डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का मोशन एक्सटर्नल फोर्सेस डिसाइड कर रहे हैं। शुरू में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था और एक्सटर्नल फोर्सेस थे नहीं, तो जहां सेंटर ऑफ मास है वहीं पड़ा रहेगा। ओके, सो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम आनी चाहिए। सो इसको मैं इक्वेट करूंगा, दैट इज इक्वल टू M2d बाय M1 प्लस M2 से, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 गया। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा रिलेशन, दिस इज इक्वल टू M1 x1, ये मल्टीप्लाई किया हमने, दैट इज इक्वल टू M2d माइनस M2 x2, दिस इज इक्वल टू M2d। सो M2d और M2d कैंसिल, उसको उधर ले जाओ। सो व्हाट वी विल गेट, M1 x1 इज इक्वल टू M2 x2। ये रिलेशन आ गया हमारे पास।
सो ये एक रिलेशन आया, ये एक रिलेशन बड़ा कंडीशनड रिजल्ट है, कंडीशन लगी है इस पे। क्या? सुनो, दो बॉडीज है हमारे सिस्टम में, दो बॉडीज है M1 M2, दोनों का COM रेस्ट पर है। कंडीशन सुनना, दो बॉडीज हैं, दोनों का COM रेस्ट पर है, एक्सटर्नल फोर्स कोई था नहीं, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे ही रहेगा। तो अगर एक पार्टिकल x1 राइट जाएगा तो दूसरा x2 लेफ्ट आएगा, और उनके डिस्प्लेसमेंट पे ये रिलेशन आएगा। ओके, तो इस चीज को पहले आप नोट कर लो एक बारी, पहले इसको नोट करो एक बारी, ये कंडीशन। और ये प्लीज आप लोग पता है क्या करते हो फिर भाई, सर M1 x1 इक्वल टू M2 x2 अप्लाई कर दो। समझो, क्या वो सारी कंडीशंस मैच हो रही हैं जिन कंडीशंस के अंडर ये रिजल्ट बना है, तभी इसको अप्लाई करना। नोट करो इसको, अभी एक बार रिपीट करो बेटा, ये कंडीशन कब अप्लाई करोगे? सर जब दोनों के सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो। दोनों के या पूरे सिस्टम का? भाई एक ही से, सिस्टम का, सॉरी। M1 प्लस M2 एज अ सिस्टम का COM अगर रेस्ट पर है, तो फिर M1 के डिस्प्लेसमेंट और M2 के डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन आएगा। ठीक है, यस सर। राधिका बोलो बेटे क्या बेसिकली है? रेस्ट होना चाहिए। हाँ, COM रेस्ट पे होना चाहिए। अगर COM मान लो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पहले से मूव कर रहा था, तो वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, तो फिर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदल जाएगी, तो ये कंडीशन नहीं लगा पाएंगे हम। ठीक है, ओके सर। राधिका बोलो बेटे क्या कहना है? सर अगर M2 की डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड पे होती फिर कोई ये चांस ही नहीं एप्लीकेबल है, ना चांस होता। ही नहीं है, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है बेटा। M1 अगर राइट डिस्प्लेस हुआ, M2 भी राइट डिस्प्लेस हुआ, तो COM तो पक्का राइट को डिस्प्लेस होगा ही होगा। अगर COM डिस्प्लेस नहीं हो रहा दो बॉडीज का, तो एक राइट को गई है तो दूसरी पक्का लेफ्ट को गई होगी बच्चे। ठीक है, यस सर। नाउ इधर आओ, नोट कर लिया इसको? साक्षी? सर 2 मिनट। 2 मिनट सर। हाँ जी बेटे, करो नोट। राघव, यस सर। कल तुम मुझे बताना, ये दो बॉडीज थी ना? यस सर। मान लो दो से ज्यादा बॉडीज हो, तो सेम सिचुएशन में क्या रिजल्ट? दो से ज्यादा बॉडीज है, 10 बॉडीज है, और तुमने देखा कि 10 बॉडीज का COM मोशन में नहीं है, तो 10 बॉडीज के लिए ये रिलेशन कैसा बनेगा, मुझे कल तुम जवाब दोगे। ठीक है, ओके सर। नोट कर लेना ये। If instead of 2 there are n objects in the system and उनका COM is at rest, then how we relate this thing? खैर, अब इस क्वेश्चन पे आओ। Now come to this question. ठीक है, मैं नए पेज पे डायग्राम एक बार फिर से बना देता हूं इसका। देखना इधर ध्यान से, ये प्लैंक था स्मूथ सरफेस पर, इस प्लैंक का मास था कैपिटल M, एंड ये पर्सन, इसका मास था स्मॉल m। प्लैंक की लेंथ टोटल आप मान लो L थी। क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने, स्मूथ सरफेस है ये। क्वेश्चन आपके सामने ऐसे है कि जब ये पर्सन चल के वॉक करता करता प्लैंक के दूसरे कॉर्नर तक पहुंचा, इतनी देर में प्लैंक कितना पीछे आ गया। प्लैंक का मास है कैपिटल M और पर्सन का मास है स्मॉल m। तो ये क्वेश्चन नोट करो जरा, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, राइट दिस क्वेश्चन। There is no friction between plank and surface. There is no friction between plank and surface, but friction exists between person and plank.
but friction exists between person and plank. Initially, system was at rest. Initially, system was at rest. Find displacement of plank when person walks to the other end. Find displacement of plank when person walks to the other end. तो देखना इधर इस केस में वही चीज है, सारी कंडीशंस मैच हो रही हैं. शुरू में पर्सन प्लैंक दोनों रुके हुए हैं, पहली बात. तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे रहा होगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0. तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा. ये आपने सब चेक करना है. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है. दोनों कंडीशंस हैं तो हम वो वाली कंडीशन लगाएंगे m1 x1 = m2 x2. मान लो एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो एक्सेलरेशन तो 0 होगा COM का, लेकिन COM पहले से चल रहा था, फिर m1 x1 = m2 x2 नहीं लग पाएगा. ठीक है. सो नाउ इस केस में व्हाट विल हैपन, जब ये पर्सन वॉक करके उधर तक जाएगा उतनी देर में प्लैंक पीछे. तो ऐसे क्वेश्चन में ना आप कोई रेफरेंस लाइन लिया करो. ऐसे ये हमने रेफरेंस लाइन ली. मोशन क्योंकि हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं तो इसलिए रेफरेंस लाइन आप वर्टिकल लेना. यहां से मान लो प्लैंक पीछे आ गया, प्लैंक यहां पहुंच गया, यहां पे आ गया. प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हुआ लेट अस से x1, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ x2 एंड नाउ पर्सन इज देयर. सो पर्सन को टोटल L चल के नहीं जाना पड़ेगा, कम चलना पड़ेगा क्योंकि प्लैंक भी पीछे आ जाएगा. सो पर्सन का डिस्प्लेसमेंट x2 है. एंड नाउ डायग्राम से साफ दिख रहा है, एक कंडीशन तो हमारे पास है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू L, प्लैंक की टोटल लेंथ, और दूसरी कंडीशन वही. ये दोनों कंडीशंस मैच कर रही हैं तो इसलिए m1 x1 इक्वल टू m2 x2. पर्सन का मास स्मॉल m था तो स्मॉल m टाइम्स x2 दैट इज इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स x1. ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो. हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में आर्यन बेटे? displacement of plank when the person Yeah. reaches at end. तो x1 पूछा है हमसे ना, तो यहां से x2 की वैल्यू उठाओ. x2 की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज m x1 अपॉन स्मॉल m. ये x2 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो. सो व्हाट वी विल गेट, x1 प्लस x2 की वैल्यू है Sir, कैपिटल M. x1 is equal to ml upon small ml upon capital M plus small m. हाँ बेटा आ जाएगा. तो x1 की वैल्यू आ गई स्मॉल m इंटू L अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. दिस इज द आंसर. इतना डिस्प्लेसमेंट होगा प्लैंक का पीछे की तरफ. अभी क्लियर है बेटे? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन आप करके दिखाना. सिमिलर कंसेप्ट है, हल्का सा मैं चेंज करूंगा. यही सब है COM में, यही सब आप देखोगे. सिस्टम है भाई, लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में क्या किया, एक एक ब्लॉक लेते थे. अभी हम सिस्टम ले रहे हैं. वो सिस्टम में 2 बॉडीज हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, n कितनी भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. सो नोट कर लिया साक्षी बेटे? Yes, sir. ओके. अगला क्वेश्चन आपकी बारी. ये हमारे सामने एक वेज है इस तरह से. इस वेज का मास है कैपिटल M, एंगल इज थीटा. इसके टॉप पर ये छोटा सा ब्लॉक रखा है, मास स्मॉल m. फ्रिक्शन कहीं भी कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है. शुरू में वेज और ब्लॉक दोनों रेस्ट पर थे, तो वेज और ब्लॉक दोनों रेस्ट पर थे तो इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 रही होगी. सिस्टम को हमने फ्री छोड़ दिया, नो फ्रिक्शन. अभी क्या होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तुम इन दोनों को छोड़ दो एज इट इज. क्या होगा? So capital M थोड़ा Center सा of mass पीछे will move be होगा. at same position. कैपिटल M थोड़ा सा पीछे और स्मॉल m नीचे आ जाएगा ना. Yes, sir. तो इस केस में तुम मुझे ये बताओ कि जब स्मॉल m पूरा फिसल के नीचे आ गया तो उतनी देर में कैपिटल M कितना पीछे चला जाएगा? अगर इस वेज की बेस लेंथ है L, बताओ. डायग्राम बना लो आप लोग. दिस इज वेज. क्वेश्चन लिख लो.
all contact surfaces are smooth. All contact surfaces are smooth. System is released from rest. System is released from rest. Find displacement of wedge. Displacement of wedge when block reaches at the bottom. Sir, can you repeat the question? Find the displacement of the wedge when block reaches at the bottom. ठीक है बेटे? Yes, sir. सॉल्व करो और आंसर बताओ. कशिश सुन रहे हो बेटा ध्यान से? आपका बेटे ऑडियो तो ऑन है, तो यस सर बोल सकते हो आप. सरिष्टि आप लेट आए बेटे? सर बीच में लीव करा था. अच्छा बेटे, करो सॉल्व. आर्यन तुम बताओ बेटे क्या सोच रहे हो इस क्वेश्चन में? कर रहा हूँ सर अभी. फिर भी थोड़ा आइडिया दो. Excuse me, sir. हाँ जी बेटे. Sir, since center of mass का horizontal के along कोई motion नहीं हो रहा, फिर से पिछला हाँ. आंसर नहीं आना चाहिए. वही आएगा बेटा, मैं तो वेट ही कर रहा हूं तुम में से कोई बोले. भाई इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पिछले क्वेश्चन में वर्टिकल में कुछ था ही नहीं. पिछले क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन का जो भी सिचुएशन था यहाँ पे भी वही है. बस यहाँ पे फर्क इतना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है. और ये बात मैं तुम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन से बोलता आ रहा हूं बेटे. वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं. दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के मोशन को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता. पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिल्कुल सेम है. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है शुरू में. वर्टिकल फोर्सेस हैं, कैपिटल mg है, स्मॉल mg है, नॉर्मल फोर्स है, होने दो, मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखना है. तो इस केस में इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन F external is 0. तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकल मूव करेगा, लिख लेना. इन दिस क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास विल मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में तीन एक्सटर्नल फोर्सेज हैं. वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन भी लिखा था पीछे, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg माइनस n अपॉन टोटल मास. सो इस क्वेश्चन में वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का मोशन है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है. पहले ये बात लिखो आप. In this case, center of mass will move in the vertical direction. Center of mass will move in the vertical direction. But it will remain at rest in the horizontal. तो इस केस में
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको सिमिलर कंडीशन मिलेगी एज सेम एज प्रीवियस। ये आप फिर से एक रेफरेंस लाइन ऐसे बना लोगे, ये रेफरेंस लाइन आ गई। मान लो जब ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करके आया तो वेज पीछे आ गया, वेज की नई पोजीशन ये रही, यहां पे आ गया ये वेज। वेज का डिस्प्लेसमेंट है मान लो x, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, मुझे ब्लॉक के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है, ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है y, ये पहुंच गया ब्लॉक। और फिर वही सारी बातें, x प्लस y इज इक्वल टू ln और स्मॉल m into y that is equal to capital MX. So same. Okay? अभी बेटे ये बताओ, इस केस में अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ COM, ये कितना होगा बताओगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ COM, हॉरिजॉन्टल टू डिस्प्लेस हो नहीं रहा COM, बट वर्टिकल तो हो रहा है ना? Yes, sir. तो सुनो मेरी बात, जो रिलेशन हमने लास्ट क्लास में देखा ना, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पे x1 x2 क्या थे जरा बताना तो, बोलो बेटा। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। m1x1 प्लस m2x2 में x1 और x2 थे दक्ष बेटे m1 और m2 के कोऑर्डिनेट्स, है ना? ठीक है सेंटर ऑफ मास के थे ना बेटे, m1 हाँ चलो कह लो m1 m2 अगर पार्टिकल्स हैं तो उन्हीं के कोऑर्डिनेट्स, तो Yes. m1 m2 बड़ी बड़ी बॉडीज हैं तो उनके सेंटर ऑफ मास, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 में अगर x1 x2 COM के कोऑर्डिनेट्स थे तो ये पूरा फॉर्मूला तुम्हें पूरे सिस्टम के COM के कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लगा सकते हो कि m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 में अगर x1 और x2 m1 और m2 के डिस्प्लेसमेंट है तो ये पूरा फॉर्मूला तुम्हें COM का डिस्प्लेसमेंट देगा। यू कैन राइट इट लाइक दिस कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन, अगर और भी पार्टिकल्स है तो अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पोजीशन के लिए देखा, m1 की पोजीशन x1 थी, m2 की x2 थी, तो ये COM की पोजीशन। सेम इज वैलिड फॉर डिस्प्लेसमेंट। सो इफ x1 and x2 are displacements of, these are displacements of m1 and m2, then xc is displacement of COM, ये रिलेशन। ठीक है, नोट कर लो इसको। सेम रिलेशन आप x कोऑर्डिनेट पे लगाओ, सेम आप y पे लगा दो, या सेम को वेक्टोरियली लगा दो, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, वैसे लगा लो i कैप j कैप k कैप वाला। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो सेम फॉर्मूला तुम पोजीशन ढूंढने के लिए लगा सकते हो, सेम फॉर्मूले को तुम डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए भी यूज कर सकते हो। अब अभी बेटे हटा दो, पिछले पेज पे चले जाओ मैं। अभी अब बताओ जरा, एक मिनट में आ जाऊंगा साक्षी बेटे। अब बताओ जरा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ COM इन दिस केस, जितनी देर में ब्लॉक नीचे आ गया। अभी बता करना पड़ेगा। हाँ जी बेटे, देखो हॉरिजॉन्टल तो COM डिस्प्लेस ही नहीं हुआ ना। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल तो नहीं हुआ ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स था ही नहीं और COM पहले से रेस्ट पे था, तो वो तो रेस्ट पे रहेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में m2 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, m2 पहले यहां था अभी नीचे आ गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस केस में COM का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ है, कितना हुआ है, स्मॉल m इंटू l प्लस कैपिटल M इंटू 0 अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये रहा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ COM इन द वर्टिकल डायरेक्शन। भाई स्मॉल m वर्टिकली चला ना, और अगर दो पार्टिकल्स हैं किसी सिस्टम में, दो बॉडीज हैं किसी सिस्टम में, दोनों में से सिर्फ एक वर्टिकली चली तो COM तो चलेगा ना वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हुआ, स्मॉल m आगे गया तो कैपिटल M पीछे आ गया और उनके डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन आ गया।
तो इसलिए हमने कहा भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सीओएम मूव नहीं करा क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं था हॉरिजॉन्टल। अभी क्लियर है बेटा? सर Yes, हमने sir. एल कैसे लगाया, मतलब वो वर्टिकल साइड को भी हमने एल माना है? हाँ बेटा, ये सॉरी सॉरी मेरी मिस्टेक है। लेट इट बी, कुछ और नाम दे दो इसको, L1 नाम दे दो। सुचेत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये L1, इस वेज की हाइट है L1, ठीक है? ओके सर। हाँ बेटा, यू आर राइट, L1। नोट कर लो साक्षी बेटा इसको जल्दी। ओके सर। हो गया? चलो सर अब एक मिनट। ले, अभी तो ओके बोला था। डन? Excuse me, sir. जी बेटे। Sir, like if velocity is constant, even then m1 x1 is equal to m2 x2. नहीं बेटे, तब नहीं, क्योंकि तब सीओएम, मान लो एक्सेलरेशन सीओएम का 0 है बट वेलोसिटी 0 नहीं है, इट हैज सम कांस्टेंट वैल्यू, तब m1 x1 इक्वल टू m2 x2 नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि इस केस में सीओएम अपनी जगह से मूव कर जाएगा। ओके Okay, sir. नाउ एक और सिचुएशन देखो। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, लेट्स से ये ब्लॉक है 2 kg का, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, एंड ये ब्लॉक है लेट्स से 4 kg का। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सरफेस स्मूथ है, नथिंग एक्सटर्नल। बस मैंने क्या किया, सिस्टम रेस्ट पे था, मैंने ये 4 kg ब्लॉक को ऐसे इंपल्स देके एक वेलोसिटी दे दी। सो लेट्स से मैंने इस 4 kg वाले ब्लॉक को वेलोसिटी दे दी राइट साइड 6 मीटर पर सेकेंड की। ठीक, शुरू में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था। थोड़ी देर के बाद व्हाट आई ऑब्जर्व, राघव, यस सर। ये स्प्रिंग का क्या होगा जब आप इस 4 kg वाले को 6 की वेलोसिटी दे दोगे? तो सर ये राइट साइड को मतलब खिंच जाएगी। ये भागेगा ना आगे? यस सर। स्प्रिंग एलोंगेट होगा ना? यस सर। सर लेकिन फ्रिक्शन है तो लेफ्ट वाला भी मतलब चल पड़ेगा सर। लेफ्ट वाला भी चलेगा, तो चलो उसकी बात मैं करता हूं। थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि ये 4 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी, इस 4 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कम होके लेट्स से इट इज 6 से कम होके रह गई 5। कम होगी ना राघव, क्योंकि जब ये आगे भागेगा तो स्प्रिंग एलोंगेट होके तो रोकने की कोशिश करेगा। यस। एंड 1 kg वाला ब्लॉक, सॉरी ये 2 kg वाला ब्लॉक यहाँ पे है, स्प्रिंग थोड़ा सा इस वक्त एलोंगेट हो गया, तो इस वक्त राघव मुझे ये बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी 2 kg वाले की? शुरू में मैंने 4 kg वाले को वेलोसिटी दी, 2 kg वाले की वेलोसिटी 0 थी। यस सर। थोड़ी देर के बाद उसके पास वेलोसिटी 5 रह गई घट के, इसकी बढ़ गई होगी ना? यस सर। स्प्रिंग क्या कर रहा है? स्प्रिंग 4 kg वाले ब्लॉक को स्लो डाउन करेगा ना, यस सर। और इस 2 kg वाले ब्लॉक को स्पीड अप करेगा ना। यस सर। तो इस वक्त इस 2 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी आगे की ओर v2 कितनी होगी, सोच के बताओगे? भुवनेश तुम बताओ। सर 1 मीटर पर सेकेंड। क्यों भाई? सर क्योंकि उतना ही फोर्स उसने 2 kg पे एक्सर्ट करा, तो उसकी जो वेलोसिटी राइट साइड पर लॉस हुई वही लेफ्ट साइड पे गेन हो जाएगी। अच्छा, तुम यार फिर वही कल वाली बात कर रहे हो, सिंपल फिजिक्स है तुम्हारी। भाई साहब फोर्स सेम है तो हल्के वाले ब्लॉक पे असर ज्यादा आएगा ना, भारी वाले ब्लॉक पे असर कम आएगा। अगर फोर्स दो बॉडीज पर तुम सेम फोर्स लगाओ तो हल्की वाली बॉडी तेजी से एक्सेलरेट होगी, भारी वाली बॉडी धीरे धीरे एक्सेलरेट होगी। वो 4 kg का है, भारी नहीं है, ठीक है? सो प्लीज बेटा सिंपल मत लगाया करो, उसकी वेलोसिटी एक कम, इसकी वेलोसिटी एक ज्यादा। क्यों? थिंक ऑफ द कंसेप्ट बिहाइंड इट। ऐसे मत पढ़ो बेटे, कंसेप्ट सोचो कि यार इसके पीछे क्या कंसेप्ट लगाऊं मैं। ओके चलो, आर्यन तुम बताओ बेटा, आर्यन क्या कंसेप्ट लगेगा इसमें? सोच रहा हूँ सर।
देखते हैं दक्ष। अर्शदीप कौर बेटे आप बताओ क्या कंसेप्ट लगाना चाहिए हमें इसमें? यस सर। बता बेटे क्या कंसेप्ट लगाऊं मैं इसमें, सोचो। अर्शदीप एक बात बताओ बेटे, अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूं 2 kg + 4 kg को, अर्शदीप ठीक है, यस सर। क्या कोई फोर्स आ रहा है बाहर से इस पर? सर नो। शुरू में मैं जरूर देखना बेटे, सुनना मेरी बात, शुरू में दोनों रुके थे, शुरू में जरूर मैंने एक फोर्स दिया था। नाउ आई एम आउट। मैं गया, मैंने इसको 6 की वेलोसिटी दे दी, नाउ आई एम आउट। जब मैंने इसको 6 की वेलोसिटी दे दी उसके बाद अब मैं बात कर रहा हूं, अब तो कोई बाहर से फोर्स नहीं है ना बेटा। नो सर। तो इसका मतलब इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? 0। यस सर। तो इसका मतलब इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट, यस सर। है ना? यस सर। जितनी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की इस वक्त है उतनी ही वेलोसिटी इस वक्त होनी चाहिए। यस सर। शुरू में कितनी वेलोसिटी है? शुरू में वेलोसिटी है 2 × 0 प्लस 4 × 6 अपॉन 2 प्लस 4, चलेगा? m1 Yes. v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना बेटे? यस सर। अब कितनी वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की? 2 × v2 प्लस 4 × 5 अपॉन 2 प्लस 4, है ना? यस सर। ये यस 2 + 4 6 और ये तो कट गया, है ना? सॉल्व करो, यहां से v2 कितना आ गया? बता दो बेटे जरा, v2 कितना आ रहा है? 2। 2 मीटर 2 per second। मीटर पर सेकंड। हो गया, खत्म। यस सर। आप बोलो भाई, अगर मैं दोनों को सिस्टम मानूं तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट, तो जो पहले थी वही बाद में। ठीक है अभी? Yes, sir. इसी चीज को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे मैंने कहा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम, इसी चीज को तुम ऐसे भी, दक्ष ने आंसर दिया था, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। भाई अभी ये चीज क्या है? सिस्टम का लीनियर मोमेंटम नहीं है? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर है ना? और ये भी क्या है? सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है। तो आपने जो यहाँ पे कहा ना कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को पहले और बाद में इक्वेट कर दो, उसी को इन अ वे यू कैन से कि भाई सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। दिस इज द कंडीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, कि अगर उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है किसी डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ओके, अर्शदीप क्लियर है ना बेटे? पक्का? यस सर। नोट कर लो इसको। और इस स्टेटमेंट को लिख भी लो। If there is no external force on a system, if there is no external force on a system in a particular direction, if there is no external force on a system in a particular direction, then in that particular direction linear momentum of the system is conserved. Then in that particular direction linear momentum of the system is conserved. ठीक है सर एक बार फिर से बताना। बेटा लिखवा दिया। कौन पूछ रहा है? आन्या? नहीं, बस लास्ट लाइन ही रह गई। Then linear momentum of the system in that particular direction is conserved. ठीक है? Yes. अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम। नाउ इस इक्वेशन को एक बार दोबारा एक इसमें वेरिएशन आएगा।
सोच समझ के आप जवाब दोगे। फिर से लेट्स से ये 2 kg का ही ब्लॉक है, शुरू में रेस्ट पे था, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, ये भी वही 4 kg का ब्लॉक, और इसको हमने वेलोसिटी दे दी है 6 मीटर पर सेकेंड की। स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है लेट्स से 100 न्यूटन पर मीटर, ये इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके, जरा नोट करो ये डेटा पूरा। दिस ब्लॉक इज ऑफ मास 4 kg एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ मास 2 kg। ठीक है, डायग्राम बनाओ जरा। फ्रिक्शन कहीं नहीं है कोई भी, 4 kg वाले ब्लॉक को हमने 6 की स्पीड दे दी। क्वेश्चन लिखो। इनिशियली 2 kg block was at rest and 4 kg block was moving at 6 meter per second. Initially 2 kg block was at rest and 4 kg block was moving at 6 meter per second. And spring was at its natural length. Spring was at its natural length. Then find what will be the maximum elongation of the spring. Then find what will be the maximum elongation of the spring. What Okay? will be the Maximum elongation of the spring. ठीक है, yes अच्छा। sir. दक्ष बेटे तुम बताओ जरा। दक्ष, यस सर। इस केस में एकदम शुरुआत में मैंने इसको 6 की वेलोसिटी दी, बोलो क्या होगा? ये आगे भागेगा? यस सर। स्प्रिंग थोड़ा सा एलोंगेट होगा? यस सर। क्यों होगा? क्योंकि आगे वाला ब्लॉक तेज जा रहा है ना? यस सर। हाईवे पे अगर 2 कारें चल रही हैं, आगे वाली कार तेज चल रही है तो दोनों के बीच का गैप बढ़ेगा ना? यस सर। तो सेम वे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का गैप बढ़ेगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा ना? यस सर। स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो क्या करेगा? इसको रोकने की कोशिश करेगा और इसको तेज करेगा, हाँ या ना? यस सर। 4 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी ज्यादा है, 2 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कम है। ये मान लो वर्टिकल में ऐसे वेलोसिटीज के लिए जस्ट एक जो ज्यादा ऊपर हाथ है मतलब वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी तेज थी। 4 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी और 2 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना? यस सर। तो इन दोनों के बीच के गैप का क्या होगा? सर वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। सोच लो। सर गैप तब कम होना शुरू होगा जब दोनों की वेलोसिटीज इक्वल हो जाएंगी। सर जब क्या कहते हैं उसकी मैक्सिमम एलोंगेशन होगी तो उसके बाद उसका गैप होना कम हो जाएगा क्योंकि वो फिर उसको पीछे खींचेगा और वो आगे आ जाएगा। मैक्सिमम एलोंगेशन होगा कब? जब बोर्ड की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। किसकी वेलोसिटी? जब 0? velocity 4 kg ब्लॉक की इक्वल हो जाएंगी। 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी 0? यस सर। सर इक्वल क्यों? हो जाएंगी दोनों। सर इक्वल जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल, बेटे दक्ष सुनो मेरी बात, हाईवे पे 2 कारें चल रही हैं, ठीक है? तुम कार आगे चला रहे हो 100 की स्पीड पे, मैं पीछे चला रहा हूँ 60 की स्पीड पे, तो हम दोनों के बीच के गैप का क्या होगा बोलो? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब तुमने कम करके 90 कर दी, मैंने बढ़ा के 70 कर दी, अब बोलो क्या होगा? सर धीरे धीरे बढ़ेगा बट कम रेट से बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी भी तुम्हारी स्पीड मेरे से ज्यादा है ना? यस सर। फिर मेरी भी 80 तुम्हारी भी 80, अब बोलो क्या होगा? सर अब कम मतलब नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा, मतलब कम बढ़ेगा ना घटेगा। अब तक जितना बढ़ना था बढ़ चुका। यस सर। अब इसके बाद अगर मेरी स्पीड हो गई 85, तुम्हारी 75, तो अब ये गैप कम हो रहा है। यस सर। कीप दिस इन माइंड, जब तक आगे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी पीछे वाले से तेज है, गैप बढ़ता रहेगा। आगे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी 6 है, पीछे वाले की 0 है। स्प्रिंग आगे वाले को रोकेगा तो उसकी वेलोसिटी घटेगी, पीछे वाले की बढ़ेगी, लेकिन अभी आगे वाले की ज्यादा है तो गैप अभी भी बढ़ेगा। एक टाइम पे दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी बराबर, उस वक्त गैप होगा मैक्सिमम। उसके बाद पीछे वाला तेज हो जाएगा तो गैप वापस घटना शुरू हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना।
इस चीज को मैथमेटिकली भी समझना। ये कोई फिक्स रेफरेंस है, ऐसे ये फिक्स जगह है, एक ब्लॉक है यहां, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक की इस फिक्स जगह से दूरी है x, तो dx by dt, this is called velocity of this block। ये इस ब्लॉक की वेलोसिटी है dx by dt। सिमिलरली अगर लेट अस से ये ब्लॉक है 1 और ये ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक, ब्लॉक नंबर 2, इनके बीच की दूरी है x। अब dx by dt अभी क्या देगा, बोलो। अब dx by dt उनके बीच जो उनकी relative velocity v of 2 relative to 1 देगा ये। अगर दो मूविंग बॉडीज के बीच का गैप है x, तो dx by dt मुझे उनकी रिलेटिव वेलोसिटी देता है। मैं कार चला रहा हूं 60 पे, आप चला रहे हो 90 पे, हम दोनों के बीच का अगर गैप x है ना, तो dx by dt की वैल्यू 30 आएगी। 60 और 90 का रिलेटिव 30। सो फिक्स जगह से अगर डिस्टेंस x है तो dx by dt इज योर एक्चुअल वेलोसिटी। मूविंग बॉडीज के बीच का डिस्टेंस अगर x है तो dx by dt उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है। एंड इफ आई से कि यार dx x मैक्सिमम है, तो अभी बेटे dx by dt 0 होगा कि नहीं होगा, है ना? मैक्सिमम मिनिमम। मैं आपसे कहूं कि ये x मैक्सिमम है, अगर x मैक्सिमम है तो dx by dt 0 होगा ना। dx by dt 0 का मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0 का मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम। तो ये बात नोट कर लो। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। मैं आपसे कहूंगा एलोंगेशन मैक्सिमम कब है, एलोंगेशन मैक्सिमम यानी दोनों के बीच का गैप मैक्सिमम, यानी उस वक्त dx by dt 0, यानी उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0, यानी दोनों की वेलोसिटी सेम। नोट कर लो इस चीज को। और ये सारे नोट्स ढंग से बनाओ, कल 5 बजे क्लास में आओगे, मैं चेक करूंगा और ये मिलते जुलते क्वेश्चन और कराऊंगा इसी तरह के। सेंटर ऑफ मास में यही सब है, बस आपने ढूंढना है अच्छा COM, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, डिसाइड करना है सिस्टम, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। ऋषभ क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, कल मैं नोट्स चेक करूंगा, पूछूंगा तो लिख लेना। अगर x is the distance between two moving bodies, then dx by dt is their relative velocity। और अगर x maximum तो dx by dt 0, मतलब relative velocity 0। तो अब इस क्वेश्चन पे आओ। So now in this question हमारे सामने सिचुएशन ऐसी है, ये दोनों ब्लॉक्स हैं, इसको मैंने वेलोसिटी दी और क्वेश्चन था व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन। तो आप कह सकते हो एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। सो थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक आगे आ गया होगा यहाँ पे 2 kg वाला, दिस इज 2 kg ब्लॉक। स्प्रिंग का एलोंगेशन इस वक्त मैक्सिमम है, सो दिस इज 4 kg ब्लॉक। अगर इस वक्त इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी भी होगी v। इनफैक्ट इस वक्त इन दोनों की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगी। जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम है तो COM की भी तो वेलोसिटी वही होगी, है ना? m1 into v plus m2 into v upon m1 plus m2, तो COM की वेलोसिटी भी v आएगी। कीप दिस इन माइंड, जब दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम है तो उस वक्त COM की वेलोसिटी भी वही होगी। पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। सो total linear momentum initially is equal to total linear momentum finally। शुरू में linear momentum है 2 into 0 प्लस इसका linear momentum है 4 into 6 m1 v1 plus m2 v2। इस वक्त इसका linear momentum है 2 vc, उसका linear momentum है 4 vc। सो ये आ गया 24, this is equal to 6 vc। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यानी इस वक्त की इन दोनों की वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। आर्यन, यस सर। क्वेश्चन था स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन, वहां तक अब कैसे जाएं? हमें ये तो पता लग गया जिस वक्त स्प्रिंग का, हाँ जी बेटा, हमें ये तो पता लग गया जिस वक्त स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम है दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम है ना? यस सर। अब ये बताओ ये एलोंगेशन ढूंढे कैसे?
इस वक्त इस स्प्रिंग में एलोंगेशन है x नॉट, वो x नॉट कैसे ढूंढूं? रो बताओ। डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन बेटा? dx by dt x क्या है? व्हाट इज x? elongation of the string. उससे क्या मिलेगा बताओ? अब कौन सा कंसेप्ट? राघव नहीं बेटा, आर्यन गलत जा रहे हो। उसको तो यूज कर लिया। द मोमेंट यू सेड यार इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम, वो dx by dt 0 से ही आएगा। आर्यन समझ रहे हो? सर जो Sir? स्प्रिंग फोर्स से Yes. एक्सेलरेशन होती है उसके साथ यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्या 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 स्प्रिंग फोर्स से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगी ब्लॉक में, ब्लॉक बेटा? स्प्रिंग फोर्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था तो वो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, बड़ी मुसीबत में आओगे। राघव बताओ क्या करें? Sir, I center of mass का different distance. पुलकिता बेटे क्या कह रहे हो? So mechanical energy conserve. यस, इस सिस्टम में, वेरी गुड बेटे, इस सिस्टम में सिर्फ स्प्रिंग का फोर्स काम कर रहा है, कोई बाहर से फोर्स नहीं है जो वर्क कर रहा हो, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग वर्क। इसलिए इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, वेरी गुड बेटे। यही अब आपने सीखना है कि मैं कंसेप्ट क्या लगाऊं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करूं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करूं, सेपरेशन मैक्सिमम है तो dx by dt को 0 करूं, यही सब चीजें आपने सीखनी है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। चलो पुलकिता बेटे आप अप्लाई करके भी दिखा दो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैं इसको मिटा दूं जरा। सर यस बेटा। सर बट dx by dt अगर 0 आया तो वो सिर्फ मैक्सिमम क्यों, मिनिमम भी तो हो सकता है। हाँ बट इस केस में बढ़ रहा था ना तो मैक्सिमम ही होगा ना, अगर एलोंगेशन बढ़ रहा था तो। ओके सर। ठीक है। सो पुलकिता बेटे इनिशियली देखो इधर, k इनिशियल प्लस u इनिशियल दैट इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल, है ना पुलकिता बेटा? इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ इंटू 4 इंटू 6 का स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, स्प्रिंग एनर्जी भी 0 है, सो प्लस 0। फाइनली इसकी और उसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ 2 इंटू वीसी स्क्वायर प्लस हाफ 4 इंटू वीसी स्क्वायर प्लस हाफ के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। यहां से आंसर आएगा। वीसी आप ढूंढ चुके हो, इसको सॉल्व कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू 100 है, वीसी आप ढूंढ चुके थे 4 मीटर पर सेकंड, यू विल गेट द आंसर। नोट कर लो जल्दी। साक्षी क्लियर है ना बेटे? सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो, कैलकुलेशन हो रहा था। लास्ट वाला बेटा वो सब तो मैंने मिटा दिया था, लास्ट ये था। ये सर ये तो मोमेंटम कंजर्व किया था बस, क्योंकि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तो उसका मोमेंटम कंजर्व किया था हमने, है ना? ये सारी स्लाइड्स मैं भेज दूंगा अभी आप लोगों को क्लास के तुरंत बाद। और वो राघव शीट के कितने क्वेश्चंस करे? सर भूल गया सर मैं करना। ये गलत बात है। सर एक्चुअली मेरी बहन आ जानी थी सर, मैं एयरपोर्ट गया था सर, अभी जस्ट आया था। चलो ठीक है बेटे, कोई नहीं। ओके, अब देखो इधर नेक्स्ट सेम इसी टाइप के बस एक दो क्वेश्चन और करने हमने। नाउ दिस इज द ब्लॉक, लेट्स से ये 2 kg का ही ब्लॉक है। ये स्प्रिंग इस वक्त अपनी नेचुरल लेंथ में है, ये 4 kg का ब्लॉक है। इस बारी मैंने इसको वेलोसिटी दे दी इधर, लेट्स से 4 मीटर्स पर सेकेंड की। स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, इसका k हमें गिवन है। अब मैं न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं कर रहा, बस कंसेप्ट सीखते हैं। इसको हमने वेलोसिटी इधर दे दी, लेट्स से दिस वेलोसिटी इज 8 meters per second। आर्यन यस सर। समझो, बस कंसेप्ट को समझो। ओके, अब बोलो स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम कब होगा? तुम गए, तुमने इसको वेलोसिटी उधर 8 दे दी, इसको 4। अब बोलो स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम कब होगा? फ्रिक्शनलेस सर्फेस। हाँ अच्छा, मैं इसको आसान करता हूं। इसको वेलोसिटी मैंने दे दी 2,
अब बोलो स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम कब होगा? So when relative velocity becomes 0. वो तो आइडियल कंसेप्ट है बेटा, वो तो ऑफ कोर्स सही है। आर्यन महेंद्र तुम बताओ, स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम कब होगा? दक्ष बोलो बेटा। सर जब वो फाइनली दोनों एक साथ रेस्ट में चल जाएंगे। दोनों एक साथ रेस्ट पे क्यों आएंगे? वो साथ में नहीं, मतलब जब रेस्ट में टेनिस दोनों हो जाएंगे वो लोग। यार क्या आर यू श्योर ये दोनों एक साथ रेस्ट पे आएंगे? नो सर। आर यू श्योर? नो सर। अच्छा क्यों नहीं? फिर से एक बात बताओ, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नो सर। शुरू में आया था जब जिसने इनको वेलोसिटी दी थी। हमारा ये क्वेश्चन शुरू हुआ है जब हमने इन दोनों ब्लॉक्स को वेलोसिटी दी और हट गए। इट्स ओके। सो जब इसको 2 की और इसको 4 की वेलोसिटी देके वी आर आउट। अब इस सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स नहीं है। जरा इस सिस्टम का चेक तो करो, लीनियर मोमेंटम कितना आ रहा है? P, उसका कितना आ रहा है? 4 into 2, और ये लेफ्ट को जा रहा है तो -2 into 4। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 आ रहा है। तो ये इजीएस्ट केस है, क्योंकि बाय चांस इस केस में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 है तो हमेशा 0 रहेगा। तो ये वो स्पेशल केस है जहां पे दोनों ब्लॉक पीछे जाएंगे 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 जाएंगे, एक साथ रुक जाएंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 था। सो बोथ दिस ब्लॉक्स विल मूव अवे, भागेंगे। ऑफ कोर्स ये हल्का वाला ब्लॉक है, ये ज्यादा दूर जाएगा यहां से, ये ज्यादा दूर आएगा यहां से। ये ब्लॉक लेट्स से यहां आ गया, गौर से समझना मेरी बात। और वो वाला ब्लॉक कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि भारी था। तो ये ब्लॉक लेट्स से यहां आ गया 4 kg वाला, और ये भी रुक गया, ये भी रुक गया। बोथ विल स्टॉप साइमल्टेनियसली। इसका डिस्प्लेसमेंट इस वक्त है मानो x1, इसका डिस्प्लेसमेंट इस वक्त है मानो x2, और इसमें वो स्पेशल केस भी है जो आज हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर COM रेस्ट पर, इस केस में रेस्ट पर है बिकॉज सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 है, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, m1v1 प्लस m2v2 0 आ रहा है, माइनस है वो क्योंकि m2v2। सो इस केस में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। और आज हमने सीखा अगर दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पर है तो उनके डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन m1x1 इक्वल टू m2x2। तो यहां पर एक रिलेशन तुम्हारे पास ये भी आएगा कि दैट 2x1 इज इक्वल टू 4x2, ये रिलेशन आएगा, ठीक है। एंड मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व करो बिकॉज ओनली स्प्रिंग फोर्स इज डूइंग वर्क। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, इनिशियल एनर्जी थी हाफ इनटू ये 2 kg का ब्लॉक और इसकी वेलोसिटी थी 4 स्क्वायर, प्लस वो था हाफ इनटू 4 इनटू दैट इज 2 स्क्वायर, दैट इज इनिशियल एनर्जी। और फाइनली क्योंकि ये दोनों रुक गए सो ये सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में चली गई। सो दैट इज इक्वल टू हाफ k टाइम्स स्प्रिंग का एलोंगेशन है x1 प्लस x2 ये, और मुझे x1 प्लस x2 की कंबाइंड वैल्यू चाहिए थी यहां से, ठीक है, बिकॉज मेरा क्वेश्चन था स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन, ठीक है। राघव एक बात बताओ, यस सर। 4 kg ब्लॉक पर इस वक्त कितना स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा? k x2 या k x1 प्लस x2? सर आई थिंक k x1 प्लस x2। यस, ये कंफ्यूजन मत आए, कभी कभी सिली डाउट आता है। हम कहते हैं इस पे फोर्स k x1, इस पे k x2, अजीब अजीब डाउट आते हैं। स्प्रिंग को इससे मतलब नहीं है कि इसका डिस्प्लेसमेंट x1, स्प्रिंग का टोटल एलोंगेशन कितना हो गया? x1 प्लस x2। तो इस पे फोर्स आएगा k टाइम्स x1 प्लस x2 लेफ्ट, इस पे आएगा k टाइम्स x1 प्लस x2 राइट। ओके, नोट करो। तो ये इजी केस था क्योंकि यहां पे मैंने जानबूझ के m1v1 और m2v2 को इक्वल लिया था। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 था तो 0 रहेगा बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इस केस में दोनों ब्लॉक्स एक साथ रुके, और जब रुके दैट इज द मोमेंट व्हेन एलोंगेशन इज मैक्सिमम। क्लियर है अभी? सर तब dx by dt का क्या हुआ? तब किसका क्या हुआ? सर dx by dt का
जीरो हो गया dx by dt, क्योंकि उस वक्त रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई भाई, वो भी रेस्ट पे ये भी रेस्ट पे, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी जीरो बेटे। ओके सर। शुरू में नहीं थी, शुरू में रिलेटिव वेलोसिटी 6 थी, है ना, 4 उधर 2 इधर, तो रिलेटिव 6 थी। यस सर। और dx by dt को तो जीरो आना ही था मैक्सिमम एलोंगेशन के वक्त, वो तो फंडामेंटल कंडीशन है। यस सर। मतलब ऐसा क्यों हुआ कि उसकी ज्यादा स्पीड है तो भी वो 2 मीटर पर सेकंड में? हल्का है ना, हल्का है, दोनों पर फोर्स सेम लग रहा है, फोर्स सेम लग रहा है। इसका मास आधा था तो इस पे रिटार्डेशन दुगना लगा। किसी भी मूवमेंट पे इस क्वेश्चन में 2 kg का रिटार्डेशन 4 kg से दुगना है बेटा, दोनों पे फोर्स सेम आएगा ना। यस सर। भाई दोनों पे स्प्रिंग फोर्स ही लगेगा, है ना। यस सर। दोनों पे अगर फोर्स सेम आ रहा है तो मास उसका आधा है, तो रिटार्डेशन दुगना नहीं होगा। तो यस सर। वेलोसिटी भी दुगनी थी, रिटार्डेशन भी दुगना था, इसीलिए सेम टाइम में रुक गया, यस है ना। सर। यस सर, समझ गए। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, नोट कर लिया सबने, बस एक लास्ट क्वेश्चन। शीट बेटे भुवनेश कल फिर कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे जब सब लोग ट्राई कर लोगे, ओके। ओके सर। कल क्लास में शीट डिस्कशन करेंगे पहले, फिर मैं आपने सर नया स्टार्टिंग में हाँ? क्वेश्चन रखा था, वो ब्लॉक को आपने 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी थी। हाँ मैं अब उसी पे आ रहा हूँ। अब मैं इसको 8 की स्पीड दूंगा, वही अगला क्वेश्चन है, या बदल भी देता हूँ वैल्यूज, कुछ भी वही ले लेते हैं। चलो ये रहा 2 kg का ब्लॉक, ये स्प्रिंग इस वक्त अपनी नेचुरल लेंथ में, और ये 4 kg का ब्लॉक। इसको हमने पीछे की ओर वेलोसिटी कितनी दी थी आरएम, 4 मीटर पर सेकेंड। यस सर। और इसको हमने आगे की ओर वेलोसिटी दे दी थी 8 मीटर पर सेकेंड। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा। डायग्राम बनाओ। सब एक ही जैसे क्वेश्चन है, बस ये लास्ट है बेटे, गौर से देखना, सॉल्व करते हैं एंड डन। Find maximum elongation of the spring. Find maximum elongation of the spring. चलो आर्यन आ जाओ। यस सर। अब क्या ये दोनों एक साथ रुकेंगे? बोलो बेटा। नो सर। नो सर, सर लीनियर मोमेंटम मोमेंटम जीरो नहीं है। जीरो नहीं है। वेरी गुड लक्ष्य बेटे, क्योंकि अगर तुमने दोनों को रोक दिया तो तुम कहोगे उस वक्त लीनियर मोमेंटम जीरो, लेकिन वो तो इस वक्त जीरो नहीं था, और लीनियर मोमेंटम जो इस वक्त है वही हर वक्त होगा, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। अच्छा चलो, दोनों एक साथ नहीं रुकेंगे, तो लक्ष्य बेटे तुम बताओ कौन पहले रुकेगा? सर 4 मीटर पर सेकंड नहीं सर। 2 kg वाला ब्लॉक पहले रुकेगा या 4 kg वाला? 2 kg। सर 2 वाला। सर जो 2 वाले की स्पीड होगी वो 8 में ट्रांसफर होती जाएगी। ये कौन सा कंसेप्ट बताने लग गए तुम भाई? ये 1 मिनट, तुम लोग का अपना वो मतलब दिमाग, इसकी वेलोसिटी उसको ट्रांसफर, ये कौन सा कंसेप्ट है भाई लक्ष्य? ये मैंने आज तक शुरुआत से कब पढ़ाया? m1 की वेलोसिटी m2 में ट्रांसफर हो रही है, व्हाट इज दिस? कंसेप्ट लगाओ। ओके बेटे, तुम सही आंसर दे रहे हो और अच्छी बात है, ऐसे बोलो सो दैट मुझे पता लगे तुम लोग का दिमाग चलता कैसे आखिर। ओके लक्ष्य? यस सर। हेजिटेट नहीं करना बेटे, बोलना है बिल्कुल, तभी मैं करेक्ट तभी करूंगा तुम्हारे को। ओके सुनो इधर, इसका मोमेंटम है 32 और इसका मोमेंटम है 8, तो इन दोनों में से जिस, ये मत कहना सर जिसकी वेलोसिटी कम है वो पहले रुक जाएगा। यू कैन से सर इसकी वेलोसिटी कम है ये पहले रुकेगा, और बाई चांस ये रुक भी रहा है। वेलोसिटी कम नहीं, जिसका मोमेंटम कम है वो पहले रुकेगा। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं इसकी वेलोसिटी को 4 से बदल के 2 सेकंड के लिए बदल रहा हूं, फिर चेंज कर दूंगा। लेट्स से इसकी वेलोसिटी होती 10। आर्यन अब बोलो कौन पहले रुकेगा इन दोनों में, 2 kg वाला या 4 kg वाला? सर 2 वाला ही। सर 2 वाली रुकेगा, उसकी 20 मीटर पर सेकंड है। क्योंकि उसका मोमेंटम कम है।
याद रखना इस क्वेश्चन में दोनों पर स्प्रिंग फोर्स सेम लग रहा है एंड न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अगर दो बॉडीज पे फोर्स सेम है तो हल्की वाली बॉडी का रिटार्डेशन ज्यादा होगा, भारी वाली का कम, लेकिन दोनों के मोमेंटम का चेंज बराबर आएगा। F सेम तो dp सेम आएगा इन द सेम टाइम। तो इसलिए इस केस में दोनों में से जिसका मोमेंटम कम है वो पहले रुकेगा। तो मैंने इसको 10 भी दे दी तो भी ये 20 है मोमेंटम, 2 into 10 वो ज्यादा है, तो 2 kg नहीं पहले रुकना। और हमने तो खैर इसको वेलोसिटी और ही कम दी थी। सो इन दिस केस द वेलोसिटी गिवन वाज कितनी थी वेलोसिटी 4 ना। 4 सो अब क्या होगा सुनना, थोड़ी देर के बाद ये 2 kg वाला ब्लॉक रुक जाएगा। सो लेट्स से 2 kg वाला ब्लॉक इस वक्त रुक गया। दिस 2 kg ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी इस वक्त हो गई 0। स्प्रिंग तो स्ट्रेच्ड है, ऑफ कोर्स इस वक्त स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम नहीं होगा। सो लक्ष्य बेटे तुम बताओ इस वक्त 4 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? लक्ष्य सर इक्वेट करके आएगा सर इसको इनिशियल और मोमेंटम फाइनल। फिर से कंजर्व कर दो, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। वर्बली करते हैं, ये कितना था 32 और -8 24 था मोमेंटम। यस सर 32 -8 उल्टे डायरेक्शन में ना, इसलिए माइनस। और अब कितना है 32 माइनस 8 कितना हुआ 24, तो 24 तो ये वेलोसिटी इस वक्त कितनी है 6। यस और अब सुनो मेरी बात, आप में से कुछ लोग शायद सोचो इस वक्त एलोंगेशन मैक्सिमम, इस वक्त एलोंगेशन मैक्सिमम नहीं है भाई, ये रुका है वो चल रहा है। एक कार खड़ी हुई है दूसरी कार चल रही है, तो गैप तो अभी और बढ़ेगा। रिमेंबर जो गैप मैक्सिमम होगा वो तभी होगा जब दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी 0, और इस वक्त वेलोसिटी 0 नहीं है। इसके बाद ये 2 kg राइट चलेगा, 4 तो राइट चल ही रहा है लेकिन 4 तेज चल रहा है, तो इसके बाद क्या होगा सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाएगा जो सबसे पहले किया था। बस वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया दिमाग चला रहे हो, ऐसे ही हमेशा चलाया करो, ठीक है। सो ये 2 kg आगे यहां पे आ गया, दिस इज 2 kg ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी इस वक्त v, ये स्प्रिंग का एलोंगेशन इस वक्त सबसे ज्यादा, ये 4 kg ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी भी इस वक्त v, दोनों की वेलोसिटी सेम। कीप दिस इन माइंड, दो ब्लॉक्स स्प्रिंग से अटैच है, एलोंगेशन मैक्सिमम बोले या मिनिमम बोले, दैट इज द केस व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी 0। इसके बाद सॉल्विंग वही है, लास्ट क्वेश्चन है बस। तो इस वक्त मोमेंटम कितना आ जाएगा 2v प्लस 4v। शुरू में कितना था या इस वक्त कितना था, हर वक्त सेम है, इट वाज 24, तो 6v is 24, तो v कितना आ गया 4। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देना, शुरू में इट वाज ये मत ले लेना, अब अभी मत कहना सर इस वक्त स्प्रिंग एलोंगेट है तो शुरू वाली लेना, और इस वक्त स्प्रिंग का एलोंगेशन हमें पता नहीं है, तो शुरू में हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर, हाफ इंटू 4 इंटू 8 स्क्वायर, स्प्रिंग 0। इस वक्त हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू 4 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट आ जाएगा। ये मैं चेक करूंगा आपके नोट्स में, कल ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होके एक्स नॉट की वैल्यू आई हुई होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। नोट कर लो बेटे इसको। सर एक्स नॉट दोनों साइड से डिस्प्लेसमेंट है ना, एक्स नॉट स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन है दोनों साइड से। अब दक्ष बेटे मुझे मतलब ही नहीं है, मेरे को स्प्रिंग का टोटल एलोंगेशन चाहिए था बेटा। 2 kg वाली साइड से कितना है, 4 kg वाली साइड से कितना है, उसकी मुझे जरूरत नहीं है बेटे, ओके सर ठीक है। याद करो ना, एक साइड डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, एक साइड x2। स्प्रिंग को क्या मतलब, स्प्रिंग का टोटल एलोंगेशन तो x1 प्लस x2 है ना बेटे, ओके। चलो ठीक है बेटे, ये सारे नोट्स कीप दिस इन माइंड, आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, नहीं होंगे इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा आपने क्लास ठीक से अटेंड नहीं करी है। तो ये सारे नोट्स कल वाली क्लास में मैं चेक करूंगा, सबके एक एक के चेक करूंगा मैं कल। के कितना है, के की वैल्यू 100 ले लेना कृष्णप्रीत बेटे, 100 न्यूटन पर मीटर ही, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, के क्वेश्चन एचसीवी में है ना। हाँ एचसीबी का मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो उसमें से, ठीक है। ओके सर, ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू ओके बच्चे, सर। थैंक यू सर। ओके बेटे। हाँ जी भुवनेश, सर जो
मोमेंटम को कंजर्व करने वाली कंडीशंस थी, कुड यू प्लीज रिपीट दोस कि p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल कर सके? बेटा एक बार रिकॉर्डिंग में देखो, आप पहले ये सोचो कि ये कैसे किया है हमने।